जय हिंद दोस्तों। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीसेट की सीरीज को। जैसा कि पीछे कुछ वीडियोस हो चुके हैं उसको ही कंटिन्यू करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, अक्सर मैं डिस्कस आप लोगों से करता आया हूं और एग्जाम में भी आपने अगर दिया है 2023 का पेपर या 2022 का, तो आपने देखा होगा कि सीसेट के अंदर ज़्यादातर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आपसे किन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। पॉलिटिक्स के बहुत ज़्यादा ऐसे आपको मिलते हैं, या फिर इसके अलावा बात करें हम इन्वायरमेंट की, चाहे वो इन्वायरमेंट की कोई भी डिटेल है या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज क्यों ना हो, या फिर कोई सोशल इशू आप उठा लें। इन सब टॉपिक्स के बाद साथ साथ चलता रहता है आपके पास ज्योग्राफी या इकोलॉजी या फिर इकोनॉमी। तो अगर ये 4 से 5 सब्जेक्ट्स हम पर्टिकुलरली देखें तो इनमें से ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज आते हैं। हर बार की तरह मैं आज की क्लास में भी आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप इन टॉपिक्स की या इन सब्जेक्ट्स के अंदर अपनी थोड़ी जो होल्ड है बना लेते हैं, अच्छा थोड़ी नॉलेज अच्छी कलेक्ट कर लेते हो, या फिर इनके ऊपर डेली बेसिस पे 1-2 आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं, तो रीडिंग पैसेज जो है आपके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उनको सॉल्व करना काफी आपके लिए ईजी हो जाएगा। वेल, इसी एडवाइस के साथ आज की क्लास देखते हैं कौन सा पैसेज हमारे साथ है। हमारे सामने 2023 का क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें अगर हम बिगिनिंग में 1-2 लाइंस पढ़े तो आपको पैसेज क्या देखने को मिलता है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेजेस कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। जैसा मैं आपसे बात कर ही रहा था, ये पैसेज भी किस में से है, पॉलिटिक्स के अंदर में से है। ठीक है, कुछ लॉज कंपनी एक्ट के अंदर बनाया गया, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेबी ने बनाया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहाँ यूज होता है, किस लिए बनाया जाता है, या फिर इनका क्या हेल्पफुल यूजेज होते हैं, हम डिस्कस करेंगे इस पैसेज के थ्रू भी और वैसे भी। उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार क्वेश्चन को और क्वेश्चन की आंसर ऑप्शंस को गो थ्रू कर ले, जैसा कि हमेशा के लिए हमारा नॉर्म है। और एक इफेक्टिव वे भी है कि अगर हमें आइडिया मिल जाए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हम बड़ा इजीली पैसेज को उसी परसेप्शन से पढ़ते हुए उसमें से क्वेश्चन के आंसर ढूंढ ही लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन जरूर पढ़ना आपने, ऐसा नहीं हो कि आप डायरेक्टली आंसर ऑप्शन ही पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इससे भी गलती हो सकती है। क्यों? कि कई बार वो आपसे एक ओपिनियन पूछ रहा होता है कि आपका ओपिनियन क्या है इस सब के बाद, या फिर आपकी अजम्पशन क्या है, या वो अजम्पशन ओपिनियन या इन्फेरेंस के अलावा डायरेक्टली आपसे यही पूछ लेता है कि लॉजिकल स्टेटमेंट कौन सी है, और कुछ नहीं पूछा आपसे। सिंपली ये पूछ लिया कि लॉजिकल स्टेटमेंट कौन सी है इस पैसेज के हिसाब से, जो कि ज्यादातर आपको डायरेक्टली गिवन ही होती है पैसेज के अंदर। बट क्योंकि हम पिछले साल के पैसेजेस को देखें, 2022 के देखें चाहे 2023 के, हमें ज्यादातर यही देखने को मिला कि हमसे अजम्पशन के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए, इन्फेरेंस के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए, या फिर एनी क्रिटिकल और लॉजिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज, या फिर कन्वेड बाय द ऑथर, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो ये इनडायरेक्टली पैसेज के अंदर गिवन होते हैं। इनके अंदर आपको करना क्या होता है कि आपको जो हिडन मीनिंग होता है पूरा पैसेज का वो फाइंड आउट करना होता है। उसको फाइंड आउट करने के बाद ही यू कैन इवेंचुअली रीच द पॉइंट जहां पे आपको आंसर मिलता है इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। Which one of the following statements best reflects the logical inference? Inference क्या होता है? आपकी intuition, आपकी perception, या आपका opinion क्या है, जो इसको पढ़ने के बाद आपका एक opinion बनता है from the passage given above। तो given passage को पढ़ने के बाद आपका क्या opinion generate होता है या develop होता है, उसके बारे में आपको passage में से पढ़ने के बाद बताना होगा। ठीक है, चलिए पहला आंसर ऑप्शन देखते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज, की बहुत ही इंपॉर्टेंट या जरूरी एजेंडा है कंट्रीज का अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड इंटरनल फाइनेंसिंग। ठीक है, दूसरी ऑप्शन देखिए, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स। कि अगर अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है तो वो क्या करती है, बढ़ा देती है, इंप्रूव कर देती है। किसको इंप्रूव कर देती है? वो कंपनी की क्रेडिबिलिटी को। क्रेडिबिलिटी क्या होती है? कंपनी का जो ट्रस्ट होता है पूरी मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर बात कर लें आप या पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्रेडिबिलिटी उसका विश्वास। जैसे कि आप लोग आजकल क्रेड की एड काफी देखते होंगे, पे ऑल योर क्रेडिट कार्ड बिल्स थ्रू क्रेड एंड गेट रिवॉर्ड्स, राइट। तो क्रेड बेसिकली क्रेडिबिलिटी का ही निक नेम है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं,
इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स जो है एंश्योर, वो ऐसा अश्योर करती हैं, इंश्योर करती हैं या उस चीज के को कंफर्म करती हैं दैट द फर्म मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स ऐसा इंश्योर करती हैं कि फर्म मेंटेन करती है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। ओके, डी ऑप्शन। अगर तो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में थोड़ा आइडिया है तो आप इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट भी कर चुके होंगे, आई एम डैम श्योर। फिर भी देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स, पेव्स मतलब होता है बनाना, रास्ते को बनाना, कि अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो रास्ता बनाती है, पेव्स अ पाथ फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स। ठीक है, तो पर्टिकुलरली इन चार ऑप्शंस में से आपका काफी ओपिनियन बन गया होगा। स्टिल मैं पैसेज आपको साथ में रीड करवाता हूं, मैं भी आपके साथ रीड करूंगा, देखते हैं उस पैसेज के हिसाब से कौन सी ऑप्शन रेलेवेंट हो सकती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर मैं आपसे थोड़ा सा कॉर्पोरेट जो गवर्नेंस है उस पर बात करूं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है। देखो, कंपनीज एक्ट 2013 में ऐसा डिसाइड किया गया था, या फिर ऐसा कुछ सेबी ने लॉज बनाए थे, उस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या करती है, ये काइंड ऑफ पॉलिसी होती है, या फिर इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, जिससे कि पूरी कंपनी की एक जो कंपनी का कंप्लीट सिस्टम होता है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी किसके पास होगी, या फिर कंपनी में डिसीजन लेने की पावर सबसे ज्यादा या अथॉरिटी सबसे ज्यादा किसके पास होगी। ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो वहां पे फैक्टर्स हैं उन सबको हैंडल करने की जो टास्क है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की होती है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन सब टास्क को एंश्योर करता है, कहां कहां पे कौन सा काम कैसे होगा, कौन करेगा इसको। ठीक है, वेल पैसेज को पढ़िए आप जरा, पैसेज में थोड़ी आपको क्लैरिटी और आएगी पढ़ने के बाद। तो पैसेज सेज गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, जो अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एनकरेज करते हैं कंपनी को, ताकि वो अपनी टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, कि कंपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी दे सके और कंट्रोल दे सके। अ फंडामेंटल रीजन, सबसे बड़ा रीजन जो कारण है व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा, एक बहुत बड़ा कारण है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो मूव किया गया है या वो मूव हुई है इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ वर्ल्ड वाइड हैज बीन द, वो क्या रीजन है, वो रैपिड ग्रोथ है किस चीज की, इन इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में रैपिड ग्रोथ की वजह से ऐसा हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ा। नाउ इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है एनहांसेस, वो किस चीज को बढ़ावा देती है, किस चीज को अमेलियोरेट करती है, बेटर बनाती है या फिर इंप्रूव करती है, एक्सेस टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बाय फर्म्स, कि जो एक्सेस है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का फर्म्स के द्वारा, लीडिंग टू ग्रेटर इन्वेस्टमेंट्स, हाई ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, लुक टू प्लेस देयर फंड्स, तो अपने जब उन्होंने फंड्स डालने होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो क्या चीज को देख के चलते हैं, वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर, जो डिस्क्लोजर है कि मान लो किसी भी कंपनी में स्टॉक लेते हो, शेयर्स लेते हो, तो वहां पे आपको हर चीज विजिबल होती है एक एक सेकंड के बाद कि आपके स्टॉक का प्राइस अभी क्या चल रहा है, कितना बढ़ गया है, अगर आप बेचना चाहें तो उसको बेच सकते हैं आप, और खरीदना चाहें और खरीद सकते हैं। तो इन्वेस्टर यही देखता है कि जब अपने फंड्स उसको कहीं लगाने, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वेयर द स्टैंडर्ड्स ऑफ डिस्क्लोजर जो है ऑफ टाइमली एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स आर मेट। स्टेक होल्डर्स में सारे एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, हर एक पर्सन आ जाता है। तो ये सब चीजें एक इन्वेस्टर पहले देखता है। ठीक है, अब ये चीजें सारी अगर मान लीजिए आप इस पर फोकस कीजिए, ये चीजें सारा इन्वेस्टर देखता है पैसा इन्वेस्ट करने से पहले दैट मीन्स तभी उसको विश्वास हो पाएगा कंपनी पे, और तभी जाके वो कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगा। और इस चीज को एंश्योर कौन करता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। तो अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस ही इन चीजों की श्योरिटी देती है या इंश्योर करती है। और अगर मान लीजिए इन्वेस्टर ये सब चीजें देखता है तो उसका विश्वास कैसे बनेगा कंपनी पे, अगर ये सारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसको ठीक से हैंडल कर रही होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो इन्वेस्टर्स का विश्वास जीतना है कंपनीज के थ्रू, ठीक है, कंपनीज के टूवर्ड्स है उनके लिए, वो सारा काम अच्छे से कौन करता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस करती है। अब आप जरा पढ़ के देखिए अपनी आंसर ऑप्शंस को। इट इज एन इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड इंटरनल फाइनेंसिंग। नो, ऐसा कुछ बात नहीं हुई। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म्स,
तो अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब अकाउंटेबिलिटी देगी, कंट्रोल वहां पे हर एक चीज क्लियरली शो करेगी, डिस्क्लोजर होगा, ठीक है, टाइमली डिस्क्लोजर होगा, ड्यूटीज बटी होंगी प्रॉपरली, तो यहां देखा जाए तो इस ऑप्शन को आप रेलिवेंट माने बिल्कुल। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है इंप्रूव करती है क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स को, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो इन्वेस्टर तभी पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ऑप्शन कंसिडरेबल है, बाकी ऑप्शंस पे आप चेक कर लीजिए। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एंश्योर द फॉर्म, ये तो उल्टा हो गया, ये गलत हो गया। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द पाथ फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन्स, इसकी भी बात नहीं हुई, चाहे आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आइडिया है चाहे नहीं है, बट इस पैसेज को पढ़ के देखें तो ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। तो कुल मिला के हम लास्ट पे कंक्लूजन पे आते हैं कि ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ आई, क्यों और कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्यों इसका आंसर ये है, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम करती है, कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जनरेट करती है, एनहांस करती है किसी भी कंपनी की, जिस वजह से उस पर पैसा इन्वेस्टर्स लगाने पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पैसेज के साथ। स्टिल आप लोगों में से किसी को भी इस पैसेज के अंदर कोई डाउट रहा हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो फ्रूटफुल लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए अगला पैसेज देखते हैं जो सीसेट 2023 के अंदर ही क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर पैसेज कौन सा आया देखें, एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स। कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के ऊपर आया ये पैसेज कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन पूछा क्या गया हमसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट्स में से बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है स्टेटमेंट सबसे लॉजिकल, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों ही जो 2023 के सीसेट में पूछे गए, दोनों के अंदर आप देखें तो क्वेश्चन आपसे इन्फरेंस का ही किया गया कि क्या ओपिनियन जनरेट होके आता है आपका, क्या आपको लगता है पैसेज को पढ़ने के बाद कि एक रेलिवेंट या लॉजिकल अजम्पशन है या फिर एक इन्फरेंस है, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या है हमारे पास। द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी, कि जो होम रेंज है एलिफेंट्स की वो एक वास्ट एरिया, एक बड़ा एरिया होना चाहिए रिच बायोडाइवर्सिटी के साथ। सबसे पहली बात, चलो हमें अभी नहीं पता, अगर तो आपको इन चीजों की नॉलेज है तो आप वैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे जो गलत लगेगी आपको, बट अगर आप नए हैं, फ्रेश है इस चीज में, तो आपको पैसेज थोरोली पढ़ने के बाद आइडिया आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है एलिफेंट्स आर द की स्टोन, एलिफेंट्स की स्टोन है, की स्टोन स्पीशीज है, दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, कि वो बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट करते हैं। दोस्तों अगर आप ध्यान से इस फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो तो दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हैं, यहां ये कह रहे हैं कि एलिफेंट्स के लिए बड़ा एरिया होना चाहिए रिच बायोडाइवर्सिटी के साथ, ठीक है, और यहां कह रहा है कि एलिफेंट्स ही कीस्टोन स्पीशीज हैं जो बेनिफिट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। अगर आप पहले को करेक्ट करते हो तो सेकंड डेफिनेटली गलत होगा, अगर आप सेकंड को करेक्ट करते हो तो डेफिनेटली फर्स्ट गलत होगा। मतलब यहां आपको इतना तो पता लग गया कि थोड़ा सा पैसेज में मुझे हेल्प चाहिए कि एलिफेंट कीस्टोन स्पीशीज हैं वो हेल्प करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, या उनको बायोडाइवर्सिटी अच्छी चाहिए, रिच बायोडाइवर्सिटी वाला वास्ट एरिया चाहिए, ये एश्योर करते ही आपको पहले दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आराम से इलिमिनेट करने का चांस मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए जरा, रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स। कहीं ना कहीं देखें तो बी और सी आपस में कनेक्ट हो रही है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो बी जो है और सी जो है उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन ना होने की वजह से अब आपको ये एंश्योर भी करना है कि ऐसा तो नहीं है कि रिच बायोडाइवर्सिटी हो ही नहीं पाएगी एलिफेंट्स के बिना। देखो वैसे दोस्तों मैं आपसे बड़ी क्लियर सिंपल बात करता हूँ, अगर आप पैसेज ना भी पढ़े, आप मान लीजिए किसी भी ह्यूमन बीइंग की एग्जाम्पल भी आप उठा लीजिए, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग जो किसी कंपनी का, चाहे वो सीईओ है, चाहे उस कंपनी के अंदर वो मैनेजर है, चाहे वो उस कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय है, कोई भी है, आप किसी फैमिली की एग्जाम्पल भी ले सकते हो। सपोज एक पर्सन हेड ऑफ द फैमिली है, वो फैमिली की सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है, कौन सा खर्चा कहाँ पे होना है, किस चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, बिल्स कैसे पे करने हैं, ठीक है, घर पे क्या आना है क्या जाना है, तो वो सारी चीज़ों का हैंडल करता है।
ऐसे ही किसी कंपनी का सीईओ या किसी कंपनी का मैनेजर या किसी कंपनी का एम्प्लॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय है उस कंपनी का, बहुत ही बड़ा एसेट है उस कंपनी का। बट आप सोच के देखिए, मान लो, चलो मानता हूं मैं कि कंपनी का जो मैनेजर है इसके कंधों पे करीब 60 to 70% पूरा का पूरा बोझ है उस कंपनी का। इस बंदे ने बहुत सारा काम उस कंपनी का संभाला हुआ है, और ये क्योंकि इस फील्ड में 5-10 साल 15 साल से इसी कंपनी में है, तो ऑब्वियसली काफी चीजें इस पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। बट आप जरा सोच के देखिए, अगर ये मैनेजर नहीं होगा, सीईओ तो भी है, ओनर्स जो है कंपनी के, क्या आप श्योर हैं कि कंपनी बंद हो जाने वाली है? जो कंपनी है वो काम ही नहीं करेगी, या फिर उस कंपनी को चलाने के लिए कोई दूसरा पर्सन ही नहीं मिलेगा आपको? क्या लगता है आपको? आई होप इस क्वेश्चन को जब आप माइंड में सोचते हैं तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसका नो मिलेगा कि यार ऐसा तो नहीं होता, जितना भी कोई मर्जी इंपॉर्टेंट हो, किसी के भी चले जाने के बाद हाँ अंदाज बदलते हैं, ठीक है, चीजों को करने के, जीने के अंदाज बदलते हैं, या फिर चीजों को कैसे हैंडल करना है वो अंदाज बदलता है, वो वेज बदलते हैं, बट काम तो चलता है, राइट? तो इतनी भी इंपॉर्टेंस अगर हम दे भी दे एलिफेंट्स को कि उनके बिना रिच डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी नहीं हो सकती, तो लेकिन थर्ड ऑप्शन को अगर हम पढ़ें कि रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन, इसको मेंटेन ही नहीं कर सकते अगर एलिफेंट्स ना हो तो इस पे सोचना बनता है, राइट? तो एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कह लो मैं, अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क में रखिए। नेक्स्ट पढ़िए, एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट्स विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो एलिफेंट मतलब ये मैजिकल एलिफेंट्स हो गए शायद, ये कुछ एलिफेंट्स, पर्टिकुलर एलिफेंट्स की पता नहीं कहां से बात हो रही है, जिनके पास बहुत ज्यादा जादुई शक्तियां भी हैं, कि एलिफेंट्स केपेबल हैं रीजनरेट, फॉरेस्ट को रीजनरेट कर देते हैं विद स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ये ऑप्शन तो आपको वैसे ही गलत लग रहा होगा, ठीक है। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं एक बार। एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, कि वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स हैं। अब आर्किटेक्ट्स क्यों कहा गया उनको, ये पढ़ते हैं आगे हम। क्रिएटिंग क्लियरिंग्स को क्रिएट करते हैं फॉरेस्ट के अंदर, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट स्पीशीज, और अलाउ करते हैं स्पेस, थोड़ा सा स्पेस अलाउ करते हैं रीजनरेशन ऑफ अदर्स, दूसरों की रीजनरेशन के लिए। तो यहां से आपको पता लग रहा होगा कितनी न्यूट्रल स्टेटमेंट है और आपके आंसर ऑप्शन में कितनी ज्यादा एक्सट्रीम और सीवियर स्टेटमेंट्स थी। आगे पढ़िए, विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवोरस एनिमल्स। अब हर्बीवोरस आपको पता होगा जो बेसिकली फीड करते हैं प्लांट्स पे, ठीक है। तो एलिफेंट्स ईट प्लांट्स, फ्रूट्स, प्लांट्स जो होते हैं, फ्रूट्स जो होते हैं, सीड्स, इनको खाने वालों को हम हर्बीवोरस कहते हैं। सीड्स व्हेन दे डेफेकेट, जब वो वहां पे सफाई करते हैं, निकलते हैं, साफ सुथरा करते हैं उसको, इन अदर प्लेसेस एज दे ट्रेवल, जब वो ट्रेवल करते हैं तो एलिफेंट्स का जो डंग होता है, ठीक है, प्रोवाइड्स, वो प्रोवाइड क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को और एनिमल्स, एंड एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स। इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि एलिफेंट्स का फॉरेस्ट के अंदर होना, एलिफेंट्स का कहीं पे होना बायोडाइवर्सिटी की हेल्प करता है। तो उसका जो डंग होता है, एलिफेंट्स का डंग होता है, ठीक है, वो प्लांट्स को या सीड्स को डेवलप होने में हेल्प करता है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और एलिफेंट्स क्या करते हैं, ओवरग्रोथ जो होती है प्लांट स्पीशीज की, ठीक है, उसको थोड़ा रोकते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से वो चारा या घास फूस खाते रहेंगे, राइट। आगे लिखा है इन टाइम ऑफ ड्रॉट, सूखे के टाइम पे दे एक्सेस वाटर, वो पानी कैसे निकालते हैं, बाय डिगिंग होल्स, क्योंकि इतने बड़े एनिमल्स हैं, इतने जायंट एनिमल्स हैं, तो बड़े बड़े होल्स करके पानी निकालेंगे, जिससे बेनिफिट बाकी वाइल्ड लाइफ को भी होगा। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं एलिफेंट्स प्रिवेंट कर रहे हैं ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट स्पीशीज की, अलाउ कर रहे हैं स्पेस थोड़ा रीजनरेशन के लिए, बाकियों के लिए, ठीक है, जिससे सस्टेनेंस मिलती है हर्बीवोरस एनिमल्स को भी। एनिमल्स प्लांट्स और फ्रूट्स खाते हैं, और उसके बाद देखा जाए तो एलिफेंट्स का जो डंग होता है वो हेल्प करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स और एनिमल्स को। तो बेसिकली कुछ बेनिफिट्स है एलिफेंट्स के होने के, कुछ बेनिफिट्स हैं। बट क्या इन बेनिफिट्स के चलते आप ये कह सकते हो कि होम रेंज ऑफ एलिमेंट्स नीड टू बी रिच बायोडाइवर्सिटी? ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो खुद बायोडाइवर्सिटी को रिच करने में हेल्प करते हैं। अब आपको सोचना ही है कि आंसर या आपका बी होगा या फिर सी होगा, और आई होप आपका आंसर बन चुका होगा। सी ऑप्शन में लिखा था रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन ही नहीं हो सकती एलिफेंट्स के बिना। एक न्यूट्रल स्टेटमेंट आप देखिए कि एलिफेंट्स के कुछ फायदे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि इंसान बहुत अच्छा है, ठीक है,
किसी कंपनी का मैनेजर है, किसी कंपनी का सीईओ है, या फिर वो किसी फैमिली का हेड है, ठीक है। उसके कंधे पे काफी भार है और वो बहुत ही अच्छा पर्सन है, बहुत डेडिकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसके चले जाने के बाद वो सारे काम होंगे ही नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, ठीक है। बट हाँ, उसके होने के बेनिफिट्स जरूर है कि टेंशन कम है, अपने आप हो जाएंगे। सो आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी होगा, एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीशीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आई होप आपको ये पैसेज भी अच्छे से समझ आया, बहुत मुश्किल नहीं थे, बट आप ध्यान दें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इकोनॉमी हो, चाहे एनवायरनमेंट है, चाहे पॉलिटिक्स है, इनके ऊपर काफी बार आपसे पैसेज पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो हो सके तो इनके ऊपर जो अपनी नॉलेज है उसको डे बाय डे इंप्रूव करते रहें। जितने आर्टिकल्स आपको मिलते हैं उन आर्टिकल्स को रीड कीजिए। बाकी मेरी मुलाकात आपसे फिर से बहुत जल्दी होगी। उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ये जो बैच है सक्षम सी सेट कोर्स, जिसके अंदर आपको फीचर्स दिख रहे होंगे, 80 to 90 आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स लेते हैं तो, अदरवाइज आप लाइव पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए। अगर आप लोग सी सेट में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये कोर्स स्पेशली आपके लिए ही है। बाकी आपको वीडियो फ्रूटफुल लगा हो तो आप इसको प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। बने रहिए हर संडे PYQ सीरीज सी सेट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।